हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 टाइटल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के इस इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट्स में जो क्लेम है, क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, स्पेसिफिकली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। So students, a fire in a business place destroys a number of assets such as buildings, furniture, machinery, stock, etc. जब फायर टुक प्लेस इन बिजनेस, यानी कि अगर बिजनेस में आग लगती है तो इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस की जो असेट्स है जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक क्या होती है, उसको उसका डिस्ट्रॉय होता है, उस असेट्स का क्या होता है, नुकसान होता है। Hence, a businessman needs insurance cover to insure against possible loss of assets in the event of occurrence of fire. So, बिजनेस को फिर क्या जरूरी होता है, जो इंश्योरेंस कवर है, ये जो लॉसेस है ड्यू टू फायर, ये जो लॉसेस बिजनेस में होते हैं उसके लिए बिजनेसमैन को क्या जरूरी होता है, ये जो इंश्योरेंस कवर है। ये इंश्योरेंस कवर किसके लिए, जो पॉसिबल लॉसेस है असेट्स के इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ फायर, ये जो पॉसिबल लॉसेस है उन लॉसेस को कवर करने के लिए बिजनेसमैन को किसकी जरूरत होती है, ये इंश्योरेंस कवर की जरूरत होती है। इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस यूनिट इट इज नेसेसरी टू टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू इंडेमनिफाई इटसेल्फ अगेंस्ट सच लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द फायर। सो अगर ये इंश्योरेंस कवर चाहिए तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है किसके लिए, इंडेमनिफाई इटसेल्फ अगेंस्ट सच लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम फायर। सो ये जो लॉसेस है रिजल्टिंग फ्रॉम फायर, उसको अगर आपको कवर करना है तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज की जरूरत होती है। तो इंडिया में ये जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है, ये जनरल इंश्योरेंस सेक्टर सच टाइप ऑफ पॉलिसीज क्या करता है, इशू करता है। तो अगर ये पॉलिसीज बिजनेस ने ली है तो बिजनेस को जो लॉस होता है ड्यू टू फायर, तो वो लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ता है, क्लेम दाखिल करना पड़ता है। सो द फायर इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड विद इंश्योरेंस कंपनी इन रिगार्ड टू द फॉलोइंग। सो इस फायर इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम्स है वो क्लेम्स क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि दाखिल किए जाते हैं इन रिगार्ड द फॉलोइंग। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम है किसके रिगार्ड होते हैं, तो ये जो पहला इंश्योरेंस क्लेम है टू कवर द लॉस ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो पहला इंश्योरेंस क्लेम क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि फायर से अगर ये जो स्टॉक है उसका नुकसान होता है तो उसको कवर करने के लिए क्या किया जाता है, जो इंश्योरेंस क्लेम है वो इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया जाता है। सेकंड क्लेम होता है टू कवर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। जो सेकंड इंश्योरेंस क्लेम दाखिल किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, वो होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट का। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है, जनरली ड्यू टू फायर। जो डिसलोकेशन है बिजनेस का, जो डिसलोकेशन है वो डिसलोकेशन होता है इसकी वजह से जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस है वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, और ड्यू टू क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, उसको क्या कहा जाता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है उसको कवर करने के लिए भी ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, पॉलिसीज इशू करती है। तो इसका यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो क्लेम है वो भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सॉरी बिजनेसेस क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को एक क्लेम लॉन्च करते हैं। सो इन दिस प्रेजेंट यूनिट, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में मेन हमें क्या करना है, मेनली कंसर्न विद एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ फायर। सो इस यूनिट में हमें क्या करना है, जो एस्टिमेट है, किस अमाउंट का एस्टिमेट हमें करना है, जो क्लेम है अंडर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर रिजल्ट ऑफ फायर स्टॉक का लॉस होता है, प्रॉफिट का लॉस होता है, तो उसका हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है, यानी कि उसके जो आंकड़े हैं उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और जो क्लेम है वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना है, दाखिल करना है। तो इससे रिलेटेड एक क्या है, टॉपिक है। तो सिंपल है, बिजनेस ने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अगर फायर ऑकर्ड यानी कि बिजनेस में अगर आग लगती है, तो आग लगने से जो बिजनेस का स्टॉक का नुकसान होता है या फिर प्रॉफिट का नुकसान होता है, तो वो नुकसान
कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में इस टॉपिक में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो लॉस ऑफ स्टॉक है उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अंडर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में पहले हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। A fire insurance policy can be taken for indemnification against loss of fixed asset and loss of stock on account of fire claims. So ये जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बिजनेसमैन क्या करता है, लेता है, जनरली इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लॉस ऑफ स्टॉक ऑन अकाउंट ऑफ फायर। सो आग लगने से जो बिजनेस के फिक्स एसेट्स हैं और बिजनेस का जो स्टॉक है उसका अगर नुकसान होता है तो उससे बचने के लिए इंडेमनिफिकेशन क्या है, एक जो कॉम्पेंसेशन है, नुकसान भरपाई उसको बोलते हैं। तो वो जो लॉस है वो लॉस को इंडेमनिफाई करने के लिए, यानी कि उससे बचने के लिए या फिर नुकसान होने के बाद उसको रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो फायर क्लेम्स है वो फायर क्लेम क्या किए जाते हैं, दाखिल किए जाते हैं। और ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में किसको कवर मिलता है, फिक्स एसेट का नुकसान भी उससे कवर होता है और जो स्टॉक का नुकसान है वो भी कवर होता है। अब देखो, इन केस ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट का नुकसान होता है तो क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन केस ऑफ फिक्स एसेट क्लेम आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दीज फिक्स एसेट्स इफ द सेम आर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर और एनी अदर hazards। यानी कि फिक्स एसेट का क्लेम कैसे दाखिल किया जाता है, इसकी जो वैल्यू है यानी कि बुक वैल्यू जो है उस बुक वैल्यू को क्या किया जाता है, एज अ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के सामने नुकसान एज अ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के सामने क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। बट डिफिकल्टी अराइजेस पर्टिकुलरली इन केस ऑफ स्टॉक फॉर विच नो अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स। सो डिफिकल्टी कब आती है, जब आग से ये जो स्टॉक है वो स्टॉक क्या होता है, खराब होता है, उसका क्या होता है, नुकसान होता है। और उस स्टॉक का अगर जो अकाउंट्स है यानी कि स्टॉक से रिलेटेड जो डे टू डे रिकॉर्ड्स है वो अगर मेंटेन बिजनेस ने नहीं किए तो क्या होता है, डिफिकल्टी इसमें आती है। तो these are the two situations in which claims can be asserted. So स्टॉक से रिलेटेड टू सिचुएशंस बिजनेस में क्या होती है, पैदा हो सकती है। तो इन सिचुएशन को सामने रखकर जो लॉस है स्टॉक का वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो जो पहली सिचुएशन है, व्हेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक लाइंग विद द बिजनेस ऑन द डेट ऑफ फायर इज नोन। सो ये जो प्रॉपर रिकॉर्ड है स्टॉक से रिलेटेड अगर अवेलेबल है, जो स्टॉक की इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक की इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास अवेलेबल है, यानी कि जिस तारीख को आग लगी उस तारीख का अगर स्टॉक रिकॉर्ड अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन जो है स्टॉक कितना है बिजनेस में, स्टॉक लाइंग इन द बिजनेस, कितना स्टॉक बिजनेस में है उसका अगर प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में क्लेम की अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में डिस्कशन करना है। और सेकंड सिचुएशन है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल, और अगर स्टॉक से रिलेटेड जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स है वो अगर अवेलेबल नहीं, तो ये जो स्टॉक का कैलकुलेशन है लॉस ड्यू टू फायर वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में यहाँ हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, when proper records are available and the information of stock lying with the business on the date of fire is known, यानी कि अगर प्रॉपर रिकॉर्ड है स्टॉक से रिलेटेड और स्टॉक बिजनेस में कितना है वो अगर हमें मालूम है, यानी कि बिजनेस को अगर ये मालूम है, तो ये जो क्लेम है वो क्लेम कैसे दाखिल किया जाता है या फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अंडर दिस सिचुएशन फॉलोइंग वुड बी द स्टेप्स फॉर लॉजिंग क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी। अंडर दिस सिचुएशन फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू calculate the loss of stock and lodge the claim to insurance company. So number one, ascertain the value of stock lying with business unit on date of fire. So आग लगने के डेट पर जो स्टॉक है लाइंग विद द बिजनेस उसको पहले क्या किया जाता है, असर्टन किया जाता है, यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो पहले डिफाइन की जाती है। सेकंड, असर्टन द वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज फ्रॉम फायर। सेकंड में क्या किया जाता है, जो स्टॉक साल्वेज फ्रॉम फायर यानी कि आग से कुछ जो स्टॉक है क्या होता है, बचता है। पूरी तरह जो स्टॉक है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उस स्टॉक में से कुछ स्टॉक क्या होता है, सेव्ड फ्रॉम फायर यानी कि बचता है, उसको क्या किया जाता है, सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। देन थर्ड स्टेप में फाइंड आउट स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर बाय डिडक्टिंग द स्टॉक साल्वेज फ्रॉम
द स्टॉक वैल्यू ऑन डेट ऑफ फायर। थर्ड में क्या किया जाता है, ये जो सॉल्वेज है, ये सॉल्वेज स्टॉक जो स्टॉक है लाइंग ऑन डेट ऑफ फायर, उसमें से वो क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, और एक्चुअल में स्टॉक कितना डिस्ट्रॉय हुआ वो क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो तीसरी स्टेप में क्या किया जाता है, जो पहली स्टेप में हमने स्टॉक कैलकुलेट किया है उसमें से जो सॉल्वेज है वो डिडक्ट किया जाता है, और जो एक्चुअल स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है बाय फायर उसको फाइंड आउट किया जाता है। और फोर्थ स्टेप में द अमाउंट ऑफ क्लेम वुड बी इक्वल टू द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और जो तीसरी स्टेप में हमने जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कैलकुलेट किया है वही क्या होती है, क्लेम की अमाउंट होती है। सो ये सिंपल प्रोसेस है कि अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो स्टॉक पूरी तरह से हमें क्या होता है, अवेलेबल होता है, उसमें से खाली जो बचा हुआ स्टॉक है वो डिडक्ट करके जो स्टॉक की अमाउंट मिलती है वही क्या होता है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और वही हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को एज अ क्लेम लॉन्च करते हैं। तो ये हो गई पहली सिचुएशन। अब ये जो दूसरी सिचुएशन है वो थोड़ी क्रिटिकल होती है, व्हेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर प्रॉपर रिकॉर्ड अगर बिजनेस के पास स्टॉक से रिलेटेड अवेलेबल नहीं होता तो इस सिचुएशन में जो कैलकुलेशन है स्टॉक लॉस बाय फायर वो कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। सो देखो इसमें कुछ जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप में कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर or on the basis of last few years after adjusting abnormal items if any. This is done by preparing trading account of previous year which gives the figure of gross profit. The pro forma of trading account is as under. So पहली स्टेप में क्या किया जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है लास्ट अकाउंटिंग ईयर का, वो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर एडजस्टिंग एबनॉर्मल आइटम्स इफ एनी। अगर लास्ट ईयर से पहले का भी अगर डेटा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड अवेलेबल है तो उन प्रीवियस ईयर्स का भी क्या किया जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको जो एबनॉर्मल आइटम्स रहते हैं उसके बारे में हमें आगे डिस्कशन करना है, उस एबनॉर्मल आइटम से क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, और बाद में ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पिछले ईयर का यानी कि लास्ट ईयर का या फिर लास्ट ईयर्स का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। सो एक ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ हमने प्रोफार्मा लिया है। तो पहली स्टेप में क्या किया जाता है, पिछले ईयर का या फिर पिछले ईयर्स का क्या किया जाता है, जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्या है, फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेसेस उसमें से रिटर्न आउटवर्ड, बाद में नेट परचेसेस, देन वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, देन सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है, फॉर्मेट है। क्रेडिट अगर ज़्यादा होता है तो जो अमाउंट क्रेडिट की ज़्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना और ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंसिंग करके लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको क्या किया जाता है, पहली स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। देन जो सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, जो लास्ट ईयर का हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, रेशो में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेट बोलते हैं। तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट सामने रखकर, लास्ट ईयर का जो सेल्स है उसको सामने रखकर क्या किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट मिलता है। सो सेकंड स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया जाता है। देन जो स्टेप नंबर 3 है, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। सो ये 3 नंबर की स्टेप में क्या किया जाता है, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। किस पीरियड का ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, यानी कि जिस साल जिस फिनेंशियल ईयर में आग लगी है उस फिनेंशियल ईयर का जो बिगिनिंग है यानी कि ओपनिंग डेट है, उस डेट से जिस तारीख को आग लगी उस तारीख तक का एक जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसको
नाम क्या दिया जाता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नाम दिया जाता है। मेमोरेंडम का मतलब क्या है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है बीच में, एक क्लोजिंग में नहीं, कुछ स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो बिफोर द क्लोजिंग द डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, तो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए तैयार किया जाता है। सो स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर तैयार किया जाता है तो उसको जनरली क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम। यानी कि बीच में अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है तो जनरली उस अकाउंट के सामने एक मेमोरेंडम वर्ड यूज किया जाता है। तो इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पज क्या होता है, जो स्टॉक आग लगने के तारीख पे जो स्टॉक बिजनेस में है होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है, ओपनिंग डेट से होती है, एट द ईयर, जिस तारीख में आग लगी, जिस साल में आग लगी उस साल की जो ओपनिंग डेट है, उस ओपनिंग डेट से आग लगने की तारीख तक का एक क्या होता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है। सो इसका एक क्या है, एक स्पेसिमन है या फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है। जैसे पिछले साल का हमने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया है उसी तरह इस पीरियड का भी ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और पिछले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तैयार किया जाता है, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये क्यों तैयार किया जाता है, टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये कैलकुलेट करने के लिए तैयार किया जाता है। सो इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, अनरिकॉर्ड परचेसेस, फिर रिटर्न आउटवर्ड, देन वेजेस, कैरेज, बाद में सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बैलेंसिंग फिगर। सो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर होती है। तो क्या किया जाता है, ये सब आइटम ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, कैरेज, सेल्स, ये क्या किया जाता है, इसमें पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में जो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है उसको अप्लाई करके, करंट ईयर की जो सेल्स है उसको अप्लाई करके पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद इस ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग करने के बाद जो फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कहा जाता है। ये तीसरी नंबर स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम तैयार करते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब यहाँ हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। इन द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑल द फिगर्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, purchases, wages and sales during the above period are available and given in the problem. So ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम फिगर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक रहता है, परचेसेस रहता है, सेल्स रहता है, सेल्स रिटर्न रहता है, वेजेस रहता है, उसकी जो फिगर है जनरली हमें एग्जांपल में क्या होती है, दी होती है। द फिगर्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट is ascertained by applying the gross profit percentage of last years as calculated in step number 2. So ये सब फिगर हमें दिए होते हैं, हमें ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पीरियड की जो सेल्स है उस सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमने क्या किया होता है, स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया होता है। हैविंग ऑब्टेन्ड द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एंड ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उसको हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंसिंग करने के बाद जो फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कहा जाता है। दैट इज स्टॉक लाइंग विद द बिजनेस यूनिट ऑन द डेट ऑफ फायर, जो आप जिस तारीख को लगी उस तारीख का जो स्टॉक है वो कितना है लाइंग, वो कितना है बिजनेस में, वो इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है, पता चलता है। सो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस लॉस ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करने में महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फायर क्लेम लॉज्ड विद इंश्योरेंस कंपनी। अब स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाता है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, जो स्टॉक है ऑन डेट ऑफ फायर उसको कैलकुलेट किया। अब 4 नंबर स्टेप में क्या किया जाता है, जो स्टेटमेंट है ऑफ क्लेम
जो इंश्योरेंस कंपनी को हमें क्या करना है, दाखिल करना है, उसका हमें क्या करना पड़ता है, क्लेम कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट कैसे होता है, जनरली ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट कैसा होता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर। जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ हायर, जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या किया होता है, बैलेंसिंग करके कैलकुलेट किया होता है, उसको पहले हम क्या करते हैं, सामने रखते हैं, और उससे जो स्टॉक साल्वेज है, वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज, वो स्टॉक साल्वेज हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। जो भी अमाउंट मिलती है उसको क्या कहा जाता है, अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी कि ये क्या होता है, एक्चुअल लॉस ड्यू टू फायर, ये क्या होती है, क्लेम की अमाउंट होती है। ये होता है स्टेप नंबर 4 में। अब ये जो स्टेप नंबर 5 है, एक स्टेप नंबर 5 इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में होता है, तो ये यह समझना थोड़ा जरूरी है। सो ये स्टेप नंबर 5 में हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। सो क्या है ये एवरेज क्लॉज, ये पहले हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा समझते हैं। एवरेज क्लॉज अप्लाइज इफ एक्चुअल लॉस एक्सीड्स the amount of the insured value. The amount of claim is to be limited after applying the average clause. Average clause means the claim for the loss of stock is proportionately reduced having regard to the underinsurance of stock. Underinsurance means the business unit has not been adequately covered the stock values for the purpose of insurance. That is, the policy amount taken by the business unit is less as compared to the normal stock holding. Therefore, the amount of claim is proportionately reduced by keeping in view the extent of underinsurance. The following equation is used for calculating the claim by applying average clause. So, एक average clause कब जनरली यूज किया जाता है, इफ एक्चुअल लॉस एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है स्टॉक का, वो अगर इंश्योरेंस वैल्यू से भी ज्यादा है, तब ये एवरेज क्लॉज क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। सो क्या किया जाता है, इस एवरेज क्लॉज से जो क्लेम है उसको लिमिटेड किया जाता है, यानी कि थोड़ा क्लेम की जो अमाउंट है, वो क्लेम की अमाउंट क्या की जाती है, कम की जाती है। ये कम क्यों की जाती है, जनरली ये जो अंडर इंश्योरेंस होता है, अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जनरली बिजनेस यूनिट हैज नॉट बीन एडिक्वेटली कवर्ड द स्टॉक वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जो स्टॉक का इंश्योरेंस लिया जाता है, इंश्योरेंस लेते वक्त बिजनेस में जनरली जितना स्टॉक होता है उससे कम अमाउंट का क्या किया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है। देखो क्या कहा है, पॉलिसी अमाउंट टेकन बाय द बिजनेस यूनिट इज लेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल स्टॉक होल्डिंग, यानी कि जो नॉर्मल स्टॉक होल्डिंग है, यानी कि बिजनेस में नॉर्मली कितना डेली स्टॉक होता है, उस अमाउंट को कंपेयर करके अगर उस अमाउंट को इंश्योरेंस से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अगर इंश्योरेंस उस अमाउंट से कम होता है तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है। देयरफॉर क्या किया जाता है, द अमाउंट ऑफ क्लेम इज प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड बाय कीपिंग इन व्यू द एक्सटेंट ऑफ अंडर इंश्योरेंस। सो जो एक्सटेंट ऑफ अंडर इंश्योरेंस है, यानी कि अंडर इंश्योरेंस की मात्रा कितनी है, वो देखकर जो एक्चुअल लॉस है उसको क्या किया जाता है, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये क्या है, वो इक्वेशन है। देखो, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये फॉर्मूला इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एवरेज क्लॉज कहा जाता है। सिंपल है। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या है, आग लगने के बाद जितना हमने क्लेम कैलकुलेट किया है, उस क्लेम का कंपैरिजन पॉलिसी अमाउंट से किया जाता है। अगर पॉलिसी अमाउंट उस क्लेम की अमाउंट से अगर कम है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है,
अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है। इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस क्या किया जाता है, ये एवरेज क्लॉज अप्लाई किया जाता है, यानी कि प्रोपोर्शनेटली ये प्रोपोर्शन होता है अमाउंट ऑफ पॉलिसी और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जनरली ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से क्या होती है, कम होती है। ऑटोमेटिकली एक्चुअल जो क्लेम है वो भी उस प्रोपोर्शन में क्या होता है, कम होता है। तो ये रेशियो निकालकर जो लॉस है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और जो फिगर आती है वो क्या होता है, नेट क्लेम होता है। एवरेज क्लॉज को अप्लाई करने के बाद जो क्लेम कैलकुलेट होता है जनरली उसको क्या कहा जाता है, नेट क्लेम कहा जाता है। तो एक कुछ जो स्टेप्स है वो स्टेप्स टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, यानी कि जब स्टॉक का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद क्या होती है, जो एक्चुअल लॉस है, स्टॉक की जो एक्चुअल लॉस की अमाउंट है वो अमाउंट क्या होती है, कैलकुलेट होती है। सिंपल है, पहली स्टेप में पिछले ईयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, उसका रेट निकालना है, तीसरी स्टेप में मेमोरेंडम अकाउंट तैयार करना है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट किया जाता है। चौथी स्टेप में जो एक्चुअल लॉस है यानी कि साल्वेज डिडक्ट करके जो एक्चुअल लॉस है वो एक्चुअल लॉस कैलकुलेट किया जाता है। और पांचवी स्टेप में जो एवरेज क्लॉज है उसको अप्लाई किया जाता है। और एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन कब होता है, जनरली अंडर इंश्योरेंस के केस में ये एवरेज क्लॉज का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। अंडर इंश्योरेंस कैसे डिफाइन किया जाता है, जो एक्चुअल लॉस है स्टॉक का उसके अमाउंट और जो पॉलिसी के अमाउंट है उसको कंपेयर किया जाता है। अगर पॉलिसी की अमाउंट कम होती है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक से, उस वक्त जो सिचुएशन होती है उसको अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है। और उस वक्त ये एवरेज क्लॉज का जो फॉर्मूला है वो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो आगे जाकर हम एग्जाम्पल देखकर ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।